दहशतगर्द बाप, दहशतगर्द बेटा। दहशतगर्द बाप का टारगेट क्या था? नवाज शरीफ और उसका खानदान। और दहशतगर्द बेटे का टारगेट क्या था? आसिफ अली जरदारी और उसका खानदान। सियासी मैदान में आसिफ अली जरदारी और उनकी जमात पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ और उनकी जमात मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आपस में दोनों जमातें गुत्थम गुत्था थी सियासी मैदान में। लेकिन ये दहशतगर्द बाप और दहशतगर्द बेटे ने दोनों खानदान आपस में बांट लिए थे कि तुम आसिफ अली जरदारी और उसके खानदान को टारगेट करना और मैं नवाज शरीफ और उसके खानदान को टारगेट करूँगा। खुशामदीद, मैं हूँ अब्दुल सत्तार खान। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन दहशतगर्दी की दुनिया में ये भी हो जाता है कि बाप भी दहशतगर्द और बेटा भी दहशतगर्द। आसिफ अली जरदारी और उनका ख़ानदान और पीपल्स पार्टी एक तरफ, नवाज शरीफ उनका ख़ानदान और उनकी जमात मुस्लिम लीग नून दूसरी तरफ। लेकिन दहशतगर्द बाप के निशाने पे नवाज शरीफ उसका ख़ानदान उसकी जमात थी और दहशतगर्द बेटे के पास टारगेट था आसिफ अली जरदारी उसके ख़ानदान और पीपल्स पार्टी का। दहशतगर्द बाप का नाम था मोहम्मद रफ़ीक और दहशतगर्द बेटे का नाम था मोहम्मद हनीफ। दहशतगर्द बाप मोहम्मद रफ़ीक ने अपनी उस बीवी को तलाक दे दी हुई थी जिससे मोहम्मद हनीफ पैदा हुआ था, और मोहम्मद रफ़ीक ने एक और शादी की थी जिसमें से 3 बेटे और 2 बेटियां भी थीं। इसके बावजूद के बाप दहशतगर्द मोहम्मद रफ़ीक ने दहशतगर्द बेटे मोहम्मद हनीफ की वालदा को तलाक दे दी थी। लेकिन दहशतगर्दी का काम आपस में बांटा हुआ था कि लो बेटा तुम आसिफ अली जरदारी और उसके ख़ानदान को देखो और मैं नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान को देखता हूँ। अब दहशतगर्द बेटा मोहम्मद हनीफ वो एक और वारदात में मुलविस हो गया। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एक धमाका होता है, कुछ सिक्योरिटी एहलकार मारे जाते हैं, बेचारे शहीद हो जाते हैं, कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं। अब वो जो वारदात थी वो मोहम्मद हनीफ कर रहा था। मोहम्मद हनीफ ने नेवल हेडक्वार्टर को निशाना नहीं बनाना था। टारगेट पर नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद नहीं था, बल्कि नेवल हेडक्वार्टर मारला रोड पर है और उसकी इस रोड के बिल्कुल सामने जो रोड जा रही है वो F8 सेक्टर की तरफ जा रही है जहाँ जरदारी हाउस था। मोहम्मद हनीफ वहाँ इंतज़ार में था कि फरियाल तारपुर किसी वक्त निकलेंगी तो वो उनको हिट करेगा, टारगेट करेगा। लेकिन इसी असना में एक ड्राइवर ने मोहम्मद हनीफ को मशकूक हालत में देख लिया था। उसने जाकर सिक्योरिटी वालों से कहा कि ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसकी हरकत देख रहे हो, ये कोई इंतज़ार अजीबोगरीब तरीके से कर रहा है, कभी इस तरफ देख रहा है, कभी उस तरफ देख रहा है, बेचैन भी है। अब सिक्योरिटी वाले ने जाकर उसे दरियाफ्त करना ही था कि मोहम्मद हनीफ के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गई थी, कोई चारा नहीं रह गया था कि उसने अपने आप को बम से उड़ा लिया। सिक्योरिटी एहलकार बेचारे वो शहीद हो गए और 10 के करीब लोग ज़ख्मी हो गए। टारगेट क्या था? फरियाल तालपुर ने निकलना था जरदारी हाउस से। उसमें देरी हो गई, इतनी देर में ड्राइवर ने देख लिया मोहम्मद हनीफ को। ये बात की इन्वेस्टिगेशन हुई, बात की इंक्वायरीज हुई, बाद में ये बात निकली कि असल टारगेट तो जरदारी ख़ानदान था और उनकी बहन फरियाल तालपुर थी। ये तो हुई दहशतगर्द बेटे की कहानी जो मारा गया और नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया, लेकिन टारगेट उसका आसिफ अली जरदारी की हमशीरा थी। अब दहशतगर्द बाप की तरफ चलते हैं जो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर CIA का है, वहाँ जाता है। वहाँ गया था और वहाँ उसको पुलिस वाले ने रोका और पुलिस वाले ने, कांस्टेबल ने एक रोका कि भाई कहाँ ये काला बैग तुमने पकड़ा हुआ। उन्होंने कहा ये काला बैग मैं DSP साहब को देने आया हूँ, CIA के DSP साहब को। इनमें उनकी किताबें, उन्होंने मुझे कहा था कि किताबें मुझे पहुँचा देना, मैं किताबें देने आया हूँ। तो कांस्टेबल ने कहा कि DSP साहब नहीं दफ्तर में मौजूद। तो उन्होंने कहा ऐसा करें आप रख लें, आप उनको दे दीजिएगा। तो कांस्टेबल ने कहा कि मुझे साहब ने इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं किया कि कोई बंदा आएगा काला बैग लेके आएगा और किताबें देगा और मैंने उसको किताबों को कहा है, तो मैं ये नहीं ले सकता। उन्होंने कहा चलें आप रख लें, मैं दोबारा आ जाऊँगा। उन्होंने कहा दोबारा क्या आ जाऊँगा? उन्होंने कहा रुक यार ज़रा बैग तो दिखा अपना। जब वो बैग चेक किया उसने कांस्टेबल ने, तो 2 किताबों के साथ एक लाल रंग की तार जुड़ी हुई थी। जब तक इशारा हुआ कि इसको पकड़ो ये तो दहशतगर्द है, तब तक वो CIA हेडक्वार्टर से निकल चुका हुआ था। दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है, पकड़े भी जाते हैं, मारे भी जाते हैं और फ़रार भी हो जाते हैं। ये मोहम्मद रफ़ीक उनमें से था जो फ़रार हो गया। अब उसके बाद अब एक एसेंशियल डेटा शीट होती है जो इस तरह की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में, तहकीकात में आती हैं। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, कम बंदों को पता है एसेंशियल डाटा शीट क्या होती है। उसमें ये बात आई कि ये जो मोहम्मद रफ़ीक है ये पहले सपोर्टर था JUI फजलुर रहमान ग्रुप का।
بعد میں اس سے کوئی دل برداشتہ ہوا کہ یہ وہ کام نہیں کر رہے جو میں نے سوچ کے ان کی سپورٹ شروع کی تھی، تو اس محمد رفیق نے تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسینشل ڈیٹا شیٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک ایم این اے اور اکزئی کا انڈیپینڈنٹ ایم این اے اور 2 ایم پی اے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، وہ 2 باتیں تھیں، یا تو وہ سپورٹ کرتے تھے محمد رفیق کو، یا محمد رفیق انہیں ڈرا دھمکا کے بلیک میل کر کے ان سے پیسے لیتا تھا۔ اب جو ایم این اے تھا، انڈیپینڈنٹ ایم این اے تھا اس وقت، وہ تھا جواد حسین، اور جو 2 ایم پی اے تھے وہ باپ بیٹا تھے۔ جو خیبر پختونخوا کے ایم پی اے تھے وہ دونوں باپ بیٹا تھے، ایک غنی الرحمان تھا، ایک عطاء الرحمان تھا۔ غنی الرحمان جب یہ بات انویسٹیگیٹو ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس گئی تو کہاں سے یہ بات نکلی کہ غنی الرحمان ایک کار بلاسٹ میں مارا گیا تھا، وہ دھماکہ ہوا تھا اور وہ بھی دہشت گردوں نے دھماکہ کیا تھا۔ وہاں سے بات آئی کہ یا تو یہ ایم این اے اور دونوں ایم پی اے سپورٹ کرتے ہیں، محمد رفیق کے ذریعے تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، یا یہ خود بلیک میل ہو رہے ہیں، کیونکہ دہشت گردوں کے لیے بڑا آسان کام ہے کسی کو بلیک میل کر کے، ڈرا دھمکا کے اور اپنا کام نکلوانا۔ یہ دہشت گردوں کی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کی تو ہسٹری بڑی پڑی ہے کہ جو ایم این اے ہوتے ہیں، ایم پی ہوتے ہیں، سینیٹر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وزراء بھی ہوتے ہیں، وفاقی وزراء ہوں یا صوبائی وزراء ہوں، ڈرتے تھے۔ اب کا نہیں مجھے پتا ڈرتے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اس وقت میں ڈرتے تھے، کئیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اس طرح کی۔ اب یہ وہ بات تھی کہ دہشت گرد باپ کا نشانہ نواز شریف اس کا خاندان تھا، اور دہشت گرد بیٹے کا نشانہ آصف علی زرداری اس کا خاندان تھا، اور سیاسی میدان میں دونوں جماعتیں، دونوں شخصیات ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھی، لیکن دہشت گرد باپ اور دہشت گرد بیٹے نے اپنا اپنا کام بانٹا ہوا تھا کہ تم نواز شریف خاندان کی طرف چلو اور میں زرداری خاندان کی طرف چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔